138 एनआई एक्ट यानी कि चेक बाउंस के जो केसेस हैं उसमें जो ट्रायल कोर्ट में क्या प्रोसेस रहता है इसके बारे में मैं पिछले वीडियोस में बात कर चुका हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर इसमें अपील में या रिवीजन में हम सेशंस कोर्ट में जब जाते हैं तो उसका जो प्रोसीजर है वो क्या होगा। इसके अंतर्गत आपको सेक्शन 374 में जो है अपील करनी है सेशंस कोर्ट में। सेशंस कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट का जो रिकॉर्ड है वो सम्मन करेगा, यानी कि टीसीआर जो है वो सम्मन करेगा। इसके साथ ही आपको जो बेल बॉन्ड है और जो श्योरिटी है वो जमा करा के एक एप्लीकेशन आपको लगानी होगी ट्रायल कोर्ट के सेंटेंस को सस्पेंड करने की, सस्पेंशन के लिए। तो वो आपको एप्लीकेशन लगानी है। इसमें जो जब आपकी अपील एडमिट हो जाती है तो जो सेशंस कोर्ट है वो जो एनआई एक्ट का सेक्शन 148 है, तो उसके अंतर्गत आपको ये आदेश देगा कि जो अमाउंट ट्रायल कोर्ट ने आपको जो कंपनसेशन अमाउंट जो भी था उसका 20% एफडीआर के रूप में आपको कोर्ट में जमा कराना है। और उसके लिए आपको 30 दिन दिए जाएंगे उस एफडीआर के लिए, तो 30 दिन आपको दिए जाएंगे, अगली नेक्स्ट आपको डेट दे दी जाएगी। तो अभी ये जो अपील है उसकी सुनवाई सेशंस कोर्ट में होगी। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं, अगर दोनों पार्टी अगर ये चाहे कि समझौता करें, जिसमें कि मेनली अक्यूज की तरफ से ही ये रहता है कि भी ठीक है वो सेटलमेंट के लिए रेडी है, और अगर वो सेटलमेंट अलाउ करती है कोर्ट, तो वो जो गाइडलाइंस हैं वो इस केस के अंतर्गत होंगी। ये केस का जो साइटेशन है दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद बाबालाल, ये 2010 का केस है। तो अगर मैं इसमें बताऊं कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दी हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द गाइडलाइंस इंटर एरिया दैट if the application for compounding is placed before the sessions court in revision or appeal, such compounding may be allowed on the condition that the accused would be penalized 15% of the check amount by the way of cost, and it should be deposited with the legal service authority। यानी कि जो सेशंस कोर्ट ये उसको डायरेक्ट करेगा जो अक्यूज्ड को, अगर वो उस कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन को एडमिट कर लेता है कि हाँ ठीक है आप सेटलमेंट कर सकते हैं, तो 15% का जो चेक अमाउंट का जो 15% है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा कराना होगा, एज ए कोस्ट जमा कराना होगा। इसी ऑर्डर में ये भी था कि कोर्ट कैन रिड्यूस द कोस्ट विद रिगार्ड टू द स्पेशल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, बट कोर्ट हैज टू गिव इट दिस इन राइटिंग। वो उस ऑर्डर में राइटिंग में देना होगा। और इसीलिए आप अपने एडवोकेट के माध्यम से अपनी जो ये फैक्ट्स हैं या ऐसी चीज़ें जो हैं वो कोर्ट में रखें कि ये जो कॉस्ट का अमाउंट है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रहेगा और मैं इसको वहन नहीं कर सकता। और आप इसको कन्विंस करने में अगर सफल हो जाते हैं तो ये कॉस्ट जो है काफ़ी कम आ जाती है। तो इसका आप लाभ जरूर लें, एडवोकेट के माध्यम से इस चीज़ को जरूर रखें। अदरवाइज 15% ऑफ द चेक अमाउंट ये काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट होता है जो कि आपको कॉस्ट के रूप में लीगल सर्विस अथॉरिटी में देना होगा। इस प्रकार 20% ऑफ द कंपनसेशन अमाउंट जो कि ट्रायल कोर्ट ने जो एक अमाउंट रखा कि भाई ये आपको अमाउंट देना है, तो वो आपको जमा कराना है जब आप अपील कर रहे हैं सेशंस कोर्ट में। और अगर आप सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं तो वो 15%, अप टू 15% जो अमाउंट है चेक का जो अमाउंट था वो आपको एज ए कॉस्ट जमा कराना होगा। और ये जो कॉस्ट है अगर सेटलमेंट आप ट्रायल कोर्ट में फर्स्ट या सेकंड हियरिंग के टाइम पे अगर करते हैं तो आपको कोई कॉस्ट नहीं लगती, लेकिन अगर उसके बाद में आप सेटलमेंट के लिए जाते हैं तो 10% वहाँ पे ट्रायल कोर्ट की स्टेज पे आपको जमा कराना होता है। तो ये अभी अभी तो फिलहाल जब नोटिस भी जाता है अक्यूज के पास तो उसमें भी ये चीज़ें मेंशन करते हैं कि भाई अगर आप फर्स्ट या सेकंड हियरिंग पे अगर आप सेटलमेंट कर लेते हैं तो आपको कोई जो है कॉस्ट अमाउंट जमा नहीं कराना पड़ता। उसके बाद में आपको जो है कॉस्ट का जो अमाउंट है वो लीगल सर्विस जो अथॉरिटी है वहाँ पे आपको जमा कराना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।